नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम बात करेंगे सुंदर भाटी की। सुंदर भाटी की पहचान बड़े गैंगस्टर के तौर पर है। हाल ही में सुंदर भाटी गैंग पर एक जज पर हमला करने का भी आरोप लगा है। खास बात ये कि जिन जज ने ये शिकायत दर्ज कराई है उन्होंने ही सुंदर भाटी को सज़ा सुनाई थी। ये सुंदर भाटी आखिर है कौन, कहाँ कहाँ उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, उसका गैंग कहाँ कहाँ वारदातें करता है और क्या है सुंदर भाटी की असली कहानी। चलिए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक वर्मा से। आलोक जी देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये कि हाल ही में अलीगढ़ से नोएडा आ रहे जज की कार पर हमला हुआ, ये मामला क्या है? देखिए, जो रिपोर्ट दर्ज कराई है जज साहब ने, जिन्होंने नागर हत्याकांड में इसको सुंदर भाटी को सज़ा सुनाई थी, उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है कि जब वो हाईवे पर पहुंचे थे तो उनके पीछे एक गाड़ी ने पीछा किया जिसमें गुंडे थे और वो हथियार लहरा रहे थे। काफ़ी अत्याधुनिक हथियार थे, ऐसा इन्होंने पहली नज़र में देखा तो लगा। तो इनको आशंका है कि सुंदर भाटी गैंग ने इनको धमकाने की कोशिश की और यही मामला उन्होंने दर्ज कराया है। जी सर, एक ऐसा मामला था जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माणिकराव गावित और सुंदर भाटी के बीच एक कथित बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था। जी, वो क्या मामला था सर? सर देखिए वरुण जी, वो माणिकराव और सुंदर भाटी के बीच जेल से एक ऑडियो लीक हुआ था जिसको दावा किया गया था कि सुंदर भाटी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से बात कर रहा है और उस बातचीत में वो उनके जो विरोधी हैं उनको उनकी हत्या की बात कर रहा था। ये ऑडियो जब लीक हुई, जब मीडिया में ये चली तो काफ़ी हंगामा मचा था, काफ़ी बवाल मचा था। लेकिन बाद में इसकी इंक्वायरी सीबीआई ने की थी और पाया ये गया था कि कोई दूसरा शख्स माणिकराव बन के सुंदर भाटी से बात कर रहा था। लेकिन ये तो जांच की बात है। सच ये है कि सुंदर भाटी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत मजबूत था। और मैं अगर बात करूं, ऑफ रिकॉर्ड ही इसको कहा जाए, लेकिन चूंकि जनता को भी जानना चाहिए, तो जानने वाले ये बताते हैं, इवन जो सुंदर भाटी के रिश्तेदार हैं वो ये बताते हैं कि सुंदर भाटी का जलवा इतना था कि जब वो जेल में मिलने उसे जाते थे तो जेल का जो संतरी या वार्डन या सुपरिटेंडेंट है जो गेट पे, वहीं से उन लोगों का स्वागत शुरू हो जाता था कि सुंदर भाटी के परिवार के हैं। और वहाँ पे कई फरियादी ऐसे पहुँचते थे जो अपने अपने घर से कोई कुछ सामान लेकर पहुँचता था और सुंदर भाटी का इस तरह जेल में जलवा चलता था, जो शायद अब तक चलता रहा उसका। तो अगर माणिकराव से उसने बात की, जैसा कि अभी आप लॉरेंस बिश्नोई का भी सुन रहे हैं, बड़ा गैंगस्टर जो अब उदय हुआ है जिसका, उसने भी जेल से कई वारदातें कर रहा है। तो सबसे दो बातें हमने पिछली बार भी जब बात की थी लॉरेंस बिश्नोई पर, तो हमने कहा था कि जिस तरह जेल में के अंदर से ये लोग सफल हो जा रहे हैं वो एक बड़ी बात है। चाहे माणिकराव बन के कोई बात कर रहा था, लेकिन ये तो तय था ना कि इतना तो सीबीआई ने भी माना अपनी जांच में कि जेल से ये बातचीत हो रही थी। अगर माणिकराव की जगह कोई और बात कर रहा था माणिकराव बन के, तो ये और गंभीर बात है कि देश के किसी गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के नाम पर उनका नाम लेकर खुद को उसका वो बताकर कोई किसी जेल के खूंखार कैदी से बात कर रहा है और हत्याएं की बातें हो रही हैं। तो ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही गंभीर मुद्दा है जब ये जेल से जमानत पे बाहर आया है तब भी। बिल्कुल। सर, मैं चाहता हूं एक बार पहले हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि सुंदर भाटी आखिर है कौन और अपराध की दुनिया में ये कितना बड़ा नाम है। अब जब ये जेल से बाहर आया है तो इतनी चर्चाएं क्यों हैं कि अरे सुंदर भाटी जेल से बाहर आ गया? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा किस्से के रूप में इसको अगर आप देखेंगे तो 80-85 के दशक की बात है, जब घंगोला गांव जो नोएडा के पास साथ है, आगे है, ग्रेटर नोएडा के पास, उस गांव में दो परिवार रहता था, एक सुंदर भाटी का, एक नरेश भाटी का। नरेश भाटी गांव के सरपंच थे और जो सुंदर भाटी थे वो छोटे मोटे काम करते थे, वो भी दूध का काम करते थे, दूध की डेयरी का काम करते थे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और हिस्ट्री में चाहें, हम किसी समुदाय विशेष का यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी यहाँ लेना रेलिवेंटी होती है, रेलिवेंस हो जाएगा और प्रासंगिक जरूरी है किस्से को समझाने के लिए। उस गंगोला गांव से लेकर अरावली से लेकर राजस्थान तक गुजर साम्राज्य था और गुजरों का बहुत अच्छा कनेक्शन था वहाँ पे, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक गुजर बसे हुए थे वहाँ। और इनके दूध का काम और जो दूसरे काम थे वो जंगल से जुड़े हुए काम ये लोग करते थे। सुंदर भाटी भी उनमें से एक काम करता था। गांव में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं और दूध की सप्लाई को लेकर, और जो पड़ोसी विवाद होता है या गांव का ग्रामीण विवाद होता है वो भी दोनों के बीच था।
सुंदर भाटी को ये शक था कि नरेश भाटी किसी और को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सुंदर भाटी को इंट्रोगेट करने वाले जो पुलिस अधिकारियों की बात अगर मैं मानूं तो वो बताते हैं कि सुंदर भाटी बड़ा ही शैतानी दिमाग है, बड़ा क्रूड दिमाग का है और बहुत खतरनाक तरीके से किसी हत्या की साजिश रचता है या किसी सामने वाले को मारने की जो साजिश रचता है या अंजाम देता है तो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा लोमहर्षक होता है। ठीक उसी तरह इसने नरेश भाटी की हत्या की और यहाँ से सुंदर भाटी का उदय शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उस समय औद्योगिक विकास का समय था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक दोनों अस्तित्व ही में नहीं। हाँ, औद्योगिक संस्थानें आ रही थी, वो तो हिटमैन चला, दोनों तरफ से मर्डर होने शुरू हो गए। अब क्या था कि औद्योगिक इकाइयां आने लगी थीं, देवू जैसी कंपनी, होंडा जैसी कंपनी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आने लगी थी, यामा जैसी कंपनी। तो अब नरेश भाटी गैंग को भी और सुंदर भाटी गैंग को भी ये था कि इन कंपनियों पर कैसे कब्जा किया जाए। तो सुंदर भाटी ने ट्रांसपोर्टेशन पर इसका कब्जा किया, क्योंकि यहाँ पर सब रॉ मटेरियल बनते थे और सप्लाई उनका दूर दूर तक जाता था, गुड़गांव तक और दूसरी जगहों तक, तो उसमें लगता था ट्रांसपोर्ट। तो सुंदर भाटी का एक ही शर्त था, अगर आपको यहाँ कंपनी चलानी है तो गाड़ी मेरी होगी। और गाड़ी वो खरीदता नहीं था, लूटता था। आपकी गाड़ी हो, मेरी गाड़ी हो, वो उसके नाम पर होती थी मजबूरी में। जो नहीं उसके साथ डील करता था वो फिर जाता था। तो वो वहाँ से इसकी रंगबाजी शुरू हुई, पूरा ट्रांसपोर्ट पर इसने कब्जा कर लिया। वो दूसरा जो था नरेश भाटी गैंग के जो लोग थे, वो लोग चाहते थे कि उनके लोग स्टाफ के रूप में काम करें। इनकी बदमाशियों की वजह से ही देवू और होंडा जैसी कंपनियों को अपनी इकाइयां यहाँ से बंद करनी पड़ी थी। जो औद्योगिक विकास उस समय यूपी में शुरू हुआ था वो अचानक रुक गया था बीच में। अगर उसके बाद हम देखें तो जैसे खाद मिट्टी इनको गांव के झगड़ों से मिला, जड़ें यहाँ जड़ें कहें अगर तो गांव से उगनी शुरू हुई, लेकिन इनको खाद मिट्टी मिला इन कंपनियों के पैसों से, जिससे इन्होंने जिगना और AK-47 जैसे उस जमाने में हथियारें खरीद ली। 2005-06 में इनको राजनीति का पानी मिला, राजनीति ने इस बदमाशी के पौधे को सींचना शुरू किया और फिर सुंदर भाटी बन गया। और सबसे बड़ी बात थी कि उस समय जब तक वेस्टर्न यूपी में जहाँ कहीं भी मर्डर होता था, जहाँ कहीं भी शूटर काम करते थे, वो शूटर सुंदर भाटी के घर ही पनाह लेते थे। वो इस शूटरों का सरदार बन गया था, इसलिए किसी से भी डील करना इसके लिए बहुत आसान था, ऐसा बताया जाता है पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से। जी, तो बताया ये जाता है कि जो नरेश भाटी थे वो जिला पंचायत अध्यक्ष बने। खैर, तो सर ये जो नरेश भाटी और सुंदर भाटी की ये जो दुश्मनी की कहानी, ये बड़ा फिल्मी बताई जाती है। 50 से ज़्यादा इसमें मर्डर हुए और पूरा नोएडा और ग्रेटर नोएडा दहल गया उस ज़माने में। हाँ, अगर इनकी दुश्मनी के बीच की सबसे बड़ा मर्डर कांड माना जाए तो ये साहिबाबाद में एक शादी का है। एग्जैक्टली मुझे साल याद नहीं है, लेकिन उस शादी में सुंदर भाटी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। और उसमें अगर आपको याद हो तो अखबारों में काफ़ी वो छपा था, उस समय अखबारों का ज़माना था। तो उसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी, दर्दनाक मौत, इस गोलीबारी में। उसमें सुंदर भाटी के कई लोग मारे गए थे, हालांकि इन्होंने भी काउंटर फायर किया था, लेकिन ये बाद में जाकर फिर फायर किए। उस समय इनको उम्मीद नहीं थी कि उन पर अटैक होगा। तो सुंदर भाटी और नरेश भाटी के गैंग के उदय ने, जो वेस्टर्न यूपी में महेंद्र फौजी और सतवीर गुजर ये लोग पुराने थे, जतिन सिरोही और लोग जो थे, उनके एक तरीके से पतन का कारण भी बना, क्योंकि ये दुर्दांत माने गए। नरेश भाटी के जितने लोग थे बताते हैं कि उनको इतने हथियार नहीं थे जितना सुंदर भाटी ने। सुंदर भाटी ने क्या किया था कि जितने पैसे उसने कमाए थे ट्रांसपोर्ट माफियागिरी से, उसने उसका 50 से 60%, 70% उसने हथियार खरीदने पर लगाया। तो उसने जिगना जैसे अतीक अशरफ मर्डर में भी आपने सुना कि इन्हीं के पास हथियार गया था, और भी कई मर्डर में उनके शूटर काम आए। तो जिगना हो, AK-47 हो, मशीन गन हो, ऑटोमेटिक गन हो, ये सब इसने काफ़ी जुटाए। इसलिए सुंदर भाटी, एक समय ऐसा था 2005-06 में कि सुंदर भाटी नरेश भाटी से बड़ा गैंगस्टर बन गया था। जी, अच्छा, सुनने में सर ये भी आया कि इसने अपनी पत्नी सुनीता को धनकौर का ब्लॉक प्रमुख तक बना दिया था। हाँ। 2005 से 2010 तक उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रही, और इसी बीच हरेंद्र के साथ सुंदर की दुश्मनी शुरू हो गई। तो सर ये जो हरेंद्र प्रधान वाला जो हत्याकांड है, जिस मामले में ये अभी सोनभद्र की जेल में बंद थे, वो क्या मामला था? देखिए, सबसे बड़ी बात थी इसमें यही बात कि जब बदमाशी का साम्राज्य फैलने लगा और उसको राजनीति का संरक्षण मिलने लगा, तो सुंदर भाटी को भी अपनी महत्वाकांक्षाएं जगती हुई महसूस हुई। कहा जाता है या आरोप ये लगाया जाता है कि सपा ने इसको सींचा था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो वहाँ उस समय पुलिस भी निष्क्रिय हो गई, पुलिस ने कोई एक्शन इन गैंगस्टरों के खिलाफ नहीं किया, और उस समय सुंदर भाटी का मन और बढ़ा। दूसरी तरफ हरेंद्र नागर भी
काफ़ी अच्छे नेता थे और माना जा रहा था कि हरेंद्र नागर सुंदर भाटी से भारी पड़ेंगे। लेकिन जब सुनीता जो इनकी पत्नी थी, उससे कुछ काम वो चाहते थे करना, वो नहीं की, और तब इसको लेकर इनके बीच विवाद शुरू हुआ और ये विवाद इतना बढ़ा कि वो मर्डर का रूप ले लिया। तो ये माना जाए, अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो जो गैंगस्टर का पौधा था वो वृक्ष बन चुका था उस समय, और उस वृक्ष में पानी ही दिया जा सकता था और कुछ नहीं किया जा सकता था। वही हुआ, जैसे बड़े वृक्ष को गिराने के लिए बहुत सारा कुछ तेजाब डालना पड़ता है और कई सारे काम करने पड़ते हैं, वैसा कोई काम किसी सरकार ने या पुलिस ने नहीं किया और सुंदर भाटी बढ़ता चला गया। जी, तो 8 फरवरी 2015 को आखिरकार हरेंद्र प्रधान की हत्या कर दी गई। खैर सर, ये बताएं कि सतबीर गुर्जर का आपने जिक्र किया, महेंद्र फौजी का जिक्र किया, हमें ध्यान पड़ता है कि इस पूरी जो गैंगवार थी इस पर पिक्चर भी बनी, ज़िला गाज़ियाबाद। तो इनका क्या मामला था और वो किस तरह जुड़े हुए हैं ये सुंदर भाटी और नरेश भाटी जैसे लोगों से? देखिए, अगर हम कहें तो सुंदर भाटी गैंग की बात अगर करें या नरेश भाटी गैंग की बात करें तो ये लोग सतबीर गुर्जर या महेंद्र फौजी से बहुत बड़े गैंग थे। हालांकि सतबीर गुर्जर या महेंद्र फौजी उसके पहले अपना उदय कर चुके थे, लेकिन जिस तेज़ी से सुंदर भाटी ने अपना अभ्युदय किया और जिस तरह से उसने हथियार जमा किए, सबसे बड़ी सुंदर भाटी की विशेषता यही थी कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हथियारों पर वो अच्छा खासा पैसा खर्च करता था और उसके पास तमाम हथियार जो थे बहुत ही अत्याधुनिक थे। मतलब जो अगर दुनिया में कोई अत्याधुनिक हथियार आया है तो उसका हथियारों के सौदागर से डील हो जाता था। यहाँ तक माना जाता है कि गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में जो ब्लैक होल मुजफ्फरनगर को कहा गया था, उस ब्लैक होल की बहुत बड़ी वजह सुंदर भाटी था, जिसने हथियारों का पूरा जखीरा वहाँ वो कर लिया था। बाद में उसको आतंकवादियों ने भी डील करना शुरू कर दिया वहाँ से, लेकिन मेन था ये सुंदर भाटी ने ही वहाँ हथियारों का जखीरा शुरू किया था। तो जब महेंद्र फौजी और जो सतबीर गुर्जर था उनकी आतताई बढ़ी, तो सतबीर गुर्जर तो दिल्ली के तिलक नगर में, उसमें धर्मेंद्र कुमार डीसीपी वेस्ट होते थे, उस समय मारा गया था तिलक नगर में ही, और महेंद्र फौजी वेस्टर्न यूपी में मारा गया था। उनके मारे जाने के पीछे भी बताते हैं लोग कि सुंदर भाटी को नाखुश रखते थे और वजह यही वजह थी कि सुंदर भाटी के प्लान के हिसाब से ये लोग मारे गए। लेकिन ये कही सुनी बातें हैं, कितनी सच है ये इसकी गारंटी कोई नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि सुंदर भाटी जिस गैंगस्टर को चाहता था वही गैंगस्टर जो है वो यहाँ पनप सकता था, और जिसको नहीं चाहता था वो नहीं पनपने देता था। इसकी कहानी जहाँ तक कि सुंदर भाटी के जो वो थे शूटर्स थे, नंदू रावण हो या बलराज भाटी हो, ये लोग काफ़ी खतरनाक गैंगस्टर हो बन चुके थे, लेकिन सुंदर भाटी, बताया जाता है कि सुंदर भाटी को फिर पसंद नहीं आया, कि लग रहा था ऐसा कि वो अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, सुंदर भाटी को सजेस्ट करने लगे हैं, तो उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया। हालांकि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि सुंदर भाटी जब उनको प्रोटेक्शन देना बंद किया तो वो कमज़ोर पड़ गए। अच्छा सर, आप अभी बता रहे थे कि जो एक सरकार की नीति थी, जैसे सोनभद्र जेल में इनको भेजा गया, चित्रकूट की तरफ इनको भेजा गया, तो ये नीति सरकार को बड़ा महंगी पड़ी, बहुत इससे नुकसान हुआ। ये किस तरीके का नुकसान था और किस तरह इस नीति के जरिए ये अपराधी अपने गैंग को बड़ा कर पाए, विस्तार कर पाए? देखिए, किसी भी मध्य प्रदेश में हो या इवन छोटे से थाना इलाके में हो, अगर पुलिस प्रशासन की नीति अच्छी नहीं होगी तो तभी बदमाश आगे बढ़ते हैं जी, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब होती है जब आप बदमाश को तो पकड़ रहे हैं लेकिन बदमाशी की सोच को नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। और दुर्भाग्य से हमारी सरकारें, मैं खुल के कहना चाहूँगा, चाहे वो पिछली सरकारें हों चाहे अभी भी, ठीक है एक्शन हो रहा है लेकिन सोच को कहाँ बदल पा रहे हैं आप? बदमाशी की सोच तो है, बदमाश को आप एनकाउंटर कर दें, एक पैर में गोली मार दें, उससे कोई बदमाशी समाप्त नहीं होने वाली, क्योंकि फिर दूसरे दिन आप एनकाउंटर करते हैं। इसका मतलब डर नहीं जा रहा। आप हर दिन अगर एनकाउंटर, हर शहर में एनकाउंटर हो रहा है और फिर भी बदमाश पनप रहे हैं, फिर एनकाउंटर करना पड़ रहा है, तो वो संदेश यही दे रहा है कि बदमाशों में अभी डर नहीं आया। तो बदमाशी की सोच को मिटाना जरूरी है। हुआ क्या, 2005-06 के बाद संभवतः सपा की सरकार थी, लेकिन सरकार को ब्यूरोक्रेट ही पॉलिसी बताते हैं, तो ब्यूरोक्रेट ही कोई होगा जिसने ये पॉलिसी बताई होगी। उसने कहा कि भाई बदमाश अपने इलाके में बड़ा गुंडागर्दी करते हैं, अगर जेल में रहते हैं तो इनको दूर के जेल में भेज दिया जाए। जैसे पुलिस में होता है ना कि एक आपको होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग नहीं मिलेगी, आपको दूर की डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग मिलेगी, तो वही पॉलिसी अपना गई, जिसके तहत चित्रकूट, बांदा, जैसे सुंदर भाटी को भी चित्रकूट और बांदा सब जगह भेजा गया, और भी जो वहाँ के मुख्तार अंसारी वगैरह थे उनको इधर लाया गया।
उसका घाटा क्या हुआ कि जेल में पहले से वहां का स्थानीय बदमाश बंद थे, अब इधर से एक बड़ा गैंगस्टर पहुंचा तो वो कनेक्ट हो गए। तो बताया जाता है, अगर पुलिस अफसरों की बात को माने तो, कि सुंदर भाटी गैंग से ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी, इन सब लोगों का, जो मुन्ना बजरंगी वगैरह लोगों का जुड़ना था, कनेक्शन जो था, वो इसी वजह से हुआ। क्योंकि ये जब उधर गए तो उनके जो चमचे वहाँ बंद थे, गैंगस्टर बंद थे, उनसे कनेक्शन हुआ, उस कनेक्शन के बहाने सारे वहाँ पहुँच गए। तो अब होने क्या लगा, उसके बाद क्या खतरनाक रिजल्ट आया उसका, कि जैसे किसी को सुंदर भाटी के इशारे पर किसी का मर्डर नोएडा में होना है तो शूटर कहाँ से आएगा, इलाहाबाद से या बिहार से आ जाएगा। इस कनेक्शन का घाटा ये हुआ। तो यहाँ जब पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच करना शुरू करेगी तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा वहाँ के शूटर को ट्रेस करना। बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी उसमें, टेक्निकल भी, लीगल भी और सर्विलांस पर भी। ये घाटा हुआ समाज को कि जैसे कि अतीक अशरफ में आपने सुना कि शूटर जो था वो जेल में सुंदर भाटी के साथ बंद था, एक शूटर, तो वो इनसे मिला, इनसे कनेक्शन था, कनेक्टेड था। वो जिगना पिस्टल था वो भी इनके थ्रू आया था, ऐसा मतलब मीडिया रिपोर्टों में आया। तो इसका सबसे बड़ा घाटा यही सरकार की पॉलिसी यहाँ गलत हो जाती है, और वो पॉलिसी अभी भी चल रही है। हालांकि इस मौजूदा सरकार में हम ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन हुए हैं, लेकिन अभी माफिया सोच पर भी एक्शन होना बाकी है। वो जब तक नहीं होगा तब तक, अभी जैसे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, तो कुछ सोच के ही लगाया होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप जो सोचेंगे वही होगा, कोर्ट भी यहाँ है, वो सबको सोच के आपको करना पड़ेगा। तो उस नीति का सबसे बड़ा घाटा यही हुआ कि आज की डेट में आप देखिए, जैसे कि आप पंजाब से लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती ले गए, उसने सिद्दीकी का मर्डर करवा दिया। और शूटर कहाँ से गए, सलमान खान के यहाँ शूट करने बिहार से, बहराइच से गए, नहीं ये तो सिद्दीकी में, सलमान खान में बिहार से गए। तो यही इसी तरह इनका स्प्रेड करते हैं लोग। जितना हम लोग आपस में नहीं मिल पाते, पत्रकार होकर भी दूसरे स्टेट के, उतना ये लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि इनका काम बदमाशी करना है और खौफ करना है। यही वजह थी कि ये इस नीति का मैं बुराई करता हूँ जी। अच्छा सर, अब जैसे सुंदर भाटी जेल से छूट कर आया है, क्या अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर बहुत चर्चाएं हैं, तो क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ हो सकता है? जो चर्चाएं हैं वो क्या कहती हैं? आप लगातार पुलिस अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। वरुण जी, मैं अगर कहूँ कि मैंने जो शुरू में आपने पूछा था, आपके सवाल के जवाब में सुंदर भाटी के उदय की बात हो रही थी हम लोगों की, तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि होंडा और देबू जैसी कंपनियों को अपनी कंपनियां बंद करनी पड़ी सुंदर भाटी के उदय की वजह से। तो अब आप सोच सकते हैं कि फिर से निवेश की बहुत सारी बातें चल रही हैं। जो मौजूदा सरकार है उसकी महत्वाकांक्षा निवेश की है, और बड़ी बड़ी कंपनियां हो, एप्पल हो, सेमेस्टर हो, सैमसंग का हो, सेमीकंडक्टर हो, बहुत बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे में कारोबारियों के बीच चर्चा होना या हमारे आपके बीच आशंकाओं का जन्म लेना, इसके छूटने से जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर मौजूदा सरकार की पॉलिसी को देखें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो पिछले 80-85 या 2005-06 का जो दौर था इसके समय का, वो लौट पाएगा और उतनी बड़ी बदमाशी ये कर पाएगा। क्योंकि सरकार अगर सोच नहीं मिटा रही है तो कोई हल्की भी नहीं है, सख्त एक्शन लेती है जब उसको लेना होता है। तो बहुत कुछ हो सकता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना अगर ये सोचेगा तो इतना बड़ा वो तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ, बदमाशी तो बढ़ सकती है। ये नहीं तो इसके बर्दाश्त जो बदमाश हैं वो अपनी सक्रियता बढ़ा सकते हैं जी। सर, बस एक आखिरी सवाल कि ये जो जतन सिरोही गैंग और राजपाल गैंग के साथ इसका कनेक्शन बताया जाता है सुंदर भाटी गैंग का, ये क्या है? और ये जो गैंग्स होते हैं ये किस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इसका क्या असर होता है एक बड़े रूप में? देखिए, गैंग्स में पॉलिटिक्स नहीं होती जी, और पॉलिटिक्स विकास का बाधक होती है। जैसे कि अगर केंद्र सरकार की कोई अच्छी योजना है और कोई राज्य में विपक्ष की सरकार है, जैसे कि आप बंगाल के बारे में सुनते हैं हमेशा, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देती। लेकिन गुंडों में क्या है, गैंगस्टर्स में क्या है कि अगर आपको बदमाशी बिहार में कराना है और आपका वहाँ कनेक्शन है किसी उससे, आप नोएडा में बैठे हुए हैं, तो काम हो जाता है। जैसा कभी मैं बता रहा था कि उस प्रसार कैसे हुआ इनका, और वहाँ से ये लोग नोएडा में आकर मर्डर कर दिए। या अतीक अशरफ में आपने देखा कि इधर से लोग गए वहाँ मर्डर किए, जो जेल में बंद थे वो गए। तो कहने का मतलब यह है कि जतन सिरोही या राजपाल जैसे गैंग भी एफिलिएटेड थे इससे, सुंदर भाटी से।
अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो जैसे कैसे अभी आपने 2-3 दिन पहले सुना होगा, छावला में, दिल्ली के छावला में ताबड़तोड़ टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने गोली चलाई और राइवल गैंग के गैंगस्टर को मार दिया। इसी तरह उसके पहले आपने सुना कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहीं गोली चलवा दिया या मिडिल क्लास में एक मर्डर करवा दिया। तो ये जो चीज़ें अभी हो रही हैं तेज़ी से, उसकी आप देखिए सरकार, जबकि आज की अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात करूं तो बहुत ही सख्त है। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कि उन्होंने जब इन गुंडों पर, लॉरेंस बिश्नोई वगैरह पर टेररिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही, ईवीपीए के तहत कार्रवाई करने की बात की, एनआईए ने कार्रवाई की भी, लेकिन वो कार्रवाई कहीं ना कहीं फिर सुस्त पड़ गई। वजह चाहे इसकी जो रही हो, टेक्निकल रहा हो, लीगल रहा हो, जो भी रहा हो, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन उस एक्शन का असर पड़ता। लेकिन ढीलापन की वजह से आप देखिए कि गैंग्स का इस समय रांची हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, गुजरात हो, अब हर जगह आप देखेंगे गैंगस्टर काउंटर करवा रहे हैं। और जब उसका नाम आता है, जिस गैंगस्टर के इशारे पर वो काम होता है, वो पता चलता है कि बहुत दूर किसी जेल में बंद है जी। तो जेल में बंद होकर शासन चलाना आज के गुंडों का फैशन बन चुका है। ऐसे में सुंदर भाटी का आना बाहर, वो भी एक बड़ी वजह है जो मतलब इतनी बड़ी बदमाशी नहीं कर पाएगा जेल के बाहर से, क्योंकि उस पर नज़र भी तो रहेगी ना, इंटेलिजेंस की नज़र रहेगी, सरकार की नज़र रहेगी, औरों की भी नज़र रहेगी। तो कहने का मतलब जैसे जतन सिरोही था या राजपाल था, ये सब भी इसी तरह के गैंग्स थे जो सुंदर भाटी के उसमें संसर्ग में, संरक्षण में चलते थे। लेकिन एक समय में जब सुंदर भाटी जैसे लोगों ने हाथ हटा दिया तो लोग भी चले गए। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती वक्त हमें दिया। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा, और ऐसे तमाम वीडियोज़ के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।